ओए सुनो, मैं हूं तुम्हारा लाल सूट वाला बकचोद हीरो। आज एक्सप्लेनेशन इतना मजेदार होने वाला है कि तुम्हारा स्क्रॉल करना भी इलीगल लगेगा। तो मुंह बंद रखो, वॉल्यूम बढ़ाओ और चलो शुरू करते हैं। उसका स्क्वाट्स और पुशअप्स करने का तरीका बहुत धीरज वाला था, लेकिन केवल एक हफ्ते की मिलिट्री ट्रेनिंग में इतनी बड़ी तरक्की, ये तो पूरी तरह से एक छुपा हुआ टैलेंट है। झाओ लिंजुन, जो पहले लुओ युनजेंग से बहुत नाराज था, अब पूरी तरह से हैरान था। उसका गुस्सा अब सम्मान में बदल गया था और लुओ के लिए उसकी पसंद और भी बढ़ गई थी। तभी वहां शोर मच गया। क्या हुआ, क्या हुआ? किसने आर्मी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया? मा जिहाओ और बाकी ट्रेनीज जो अभी फिनिश लाइन पर पहुंचे थे, झांगची से पूरी बात सुनकर दंग रह गए और बोले, ओह तेरी। तभी लुओ युनजेंग ने रिपोर्ट किया, इंस्पेक्टर, मैंने 500 सिटअप्स का पनिशमेंट पूरा कर लिया है। लुओ युनजेंग पसीने से पूरी तरह तरबतर था, लेकिन वह जरा भी थका हुआ नहीं लग रहा था। उसने सफलतापूर्वक फेंग सैफिंग के अंदर की कॉम्पिटिटिव भावना को जगा दिया था। फेंग सैफिंग ने कहा, बहुत बढ़िया, तो तुम खिलाड़ी निकले, अपनी असलियत छुपा कर रखी थी। फेंग सैफिंग के मुंह से यह तारीफ सुनकर वहां मौजूद इंस्ट्रक्टर, डिप्टी कैप्टन और स्पेशल फोर्स के जवान ऐसे हैरान रह गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। फेंग सैफिंग से एक अच्छी बात सुन पाना लोहे के चने चबाने जैसा था। फेंग ने कहा, बताओ, और क्या हुनर है तुम्हारे पास? सबको दिखाओ ताकि हम भी तो देखें। फेंग, जो अब तक अपनी गर्दन ऊंची करके खड़ा था, अब थोड़ा शांत हो गया था। लुओ युनजेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरी खूबसूरती के अलावा मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। मैं तो बस एक शो पीस हूं। बाकी ट्रेनीज ने उसे खूब चिढ़ाया। जाओ। फेंगजुन ने अपना मुंह बनाया और शेन येजी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। फेंग ने समुद्र की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? लुओ युनजेंग ने मुड़कर समुद्र को देखा और उसे अपने बचपन की याद आ गई। ये लाओबा, जो नदी में तैरने की प्रैक्टिस करता था, बस कुत्ते जैसी स्टाइल में तैरना जानता है। अगर इंस्ट्रक्टर फांग मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो ठीक है, मुकाबला कर लेते हैं। आप एक इंस्ट्रक्टर हैं और मैं एक छात्र। ऊपर से मैंने अभी अभी 5 किलोमीटर की बीच क्रॉस कंट्री दौड़ और 500 सिटअप्स पूरे किए हैं। मेरी ऊर्जा बहुत खर्च हो चुकी है। कहीं लोग यह न कहें कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें 50 मीटर की बढ़त देता हूं। अगर तुम जीत गए तो आज तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स काटे गए हैं वे सब माफ कर दिए जाएंगे। क्या यह सच है? जो कह दिया सो कह दिया, उसे बदला नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, मुझे आपकी दी हुई बढ़त की जरूरत नहीं है। अगर मैं जीत गया तो हमारे सभी 108 छात्रों के जो पॉइंट्स आज काटे गए हैं वे सब आपको वापस करने होंगे। क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं? लुओ युनजेंग को फिर से दूसरों की मदद करने का मौका मिल गया। पूरी भीड़ हैरान थी। सब चिल्लाने लगे, भाई जेन, शेखी मत मारो। वो नेवी मरीन की महिला स्पेशल फोर्स की लीडर हैं। तुम उनसे मुकाबला कैसे कर सकते हो? हाँ भाई जेन, हम तुम्हारी नेक नियति की कद्र करते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर रहो। अगर सिर्फ तुम्हारे पॉइंट्स माफ हो जाएं तो वही काफी है। अभी सिटअप्स में तुम किस्मत से नेवी मरीन का रिकॉर्ड तोड़ पाए थे, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। वो लोग सालों साल ट्रेनिंग करते हैं। एक आम इंसान उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। छात्र उसे समझाने लगे। तभी एक महिला स्पेशल फोर्स की सदस्य आगे आई और खुद चुनौती स्वीकार करने की बात कही। यह लड़का बहुत घमंडी है, इसे सबक सिखाने के लिए तो मैं ही काफी हूं। हाँ, टीम लीडर फांग, आपके कंधे पर चोट है और आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। उनकी जगह मैं मुकाबला करती हूं। एक और महिला सदस्य आगे आ गई। क्या तुम लोग डर रहे हो कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट से हार जाऊंगी और जुआनहुआंग महिला कमांडो टीम की बेइज्जती होगी? नहीं नहीं, हम बस रहने दो। फालतू की बकवास बंद करो। इस बार मैं खुद मुकाबला करूंगी। फेंग सैफिंग की जीतने की इच्छा बहुत प्रबल थी। लुओ युनजेंग ने अभी अभी उसका बनाया हुआ सिटअप्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिससे टीम के सामने उसकी बहुत फजीहत हुई थी। वह अपनी खोई हुई इज्जत हर हाल में वापस पाना चाहती थी, इसलिए उसने जिद की कि वह खुद लुओ युनजेंग के साथ मुकाबला करेगी। लुओ युनजेंग की मौजूदा शारीरिक क्षमता को देखते हुए अगर वह डॉग पैडलिंग स्टाइल का भी इस्तेमाल करता तो शायद कोच फेंग से नहीं हारता। लेकिन किसी भी जोखिम से बचने के लिए उसने स्किल कॉपी कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि कोच फेंग की स्विमिंग स्किल को खुद में कॉपी कर सके। जिस तरीके में तुम माहिर हो उसी में तुम्हें हराऊंगा। है ना रोमांचक? लुओ युनजेंग ने अभी अपनी शर्त का सिर्फ आधा हिस्सा ही बताया था। अगर तुम जीतती हो तो जैसा तुमने कहा, सभी स्टूडेंट्स की आज की पेनल्टी रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अगर तुम हार गई तो आप जो चाहे सजा देना। ठीक है, यह तुमने खुद कहा है। कोच फेंग ने अपना चश्मा उतारा और अपनी मिलिट्री जैकेट की चेन नीचे की। क्या तुमने समुद्र में लाल रंग के गोल बुआई देखे हैं? किनारे से उनकी दूरी 500 मीटर है, यानी आने और जाने का कुल 1000 मीटर। हम दोनों एक साथ किनारे से शुरू करेंगे। कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई नियम नहीं, समझे? लुओ युनजेंग ने अपनी बेल्ट खोली और सबके सामने अपनी पैंट उतार दी। शेन येजी, झाओ लिंगजुन और बाकी छात्राएं शर्म के मारे झट से दूसरी तरफ मुड़ गईं। 35
अध्याय 35। तुम लड़के की हिम्मत कैसे हुई इंस्ट्रक्टर को छेड़ने की? क्या तुम्हें मार खाने का शौक चढ़ा है? 1000 मीटर की तैराकी और पीके मुकाबला। अपनी जगह लीजिए, तैयार हो जाइए शुरू। वाइस कैप्टन के आदेश देते ही लुओ युनजिंग और फेंग इंस्ट्रक्टर दोनों पानी में कूद पड़े। दोनों ही बहुत शांत थे, कोई जल्दबाजी नहीं। लुओ युनजिंग का संयम उसकी मजबूत शारीरिक क्षमता से आ रहा था, जबकि फेंग इंस्ट्रक्टर का संयम उनकी बेहतरीन तैराकी तकनीक की वजह से था। भाई चायो, भाई आगे बढ़ो, भाई जल्दी तैरो। क्या तुम नहीं जानते कि धीमी शुरुआत वाला पक्षी पहले उड़ता है? भाई ने तैरना शुरू कर दिया है। अरे बाप रे, ये तो कुत्ते वाली स्टाइल है। 30 महिला कमांडोज की नजरें फेंग कैप्टन और लुओ युनजिंग पर टिकी हुई थी। अभी मुकाबला शुरू ही हुआ था कि फेंग सैफिंग ने लुओ युनजिंग से एक शरीर की बढ़त बना ली। ये लड़का तो तैराकी में बिल्कुल अनाड़ी है। इतनी हिम्मत कहां से आई जो इसने फेंग कैप्टन को चुनौती दे दी? लेकिन इसकी शारीरिक क्षमता बहुत शानदार है। शायद इसी वजह से इसे इतना आत्मविश्वास है। पर तैराकी में सिर्फ शारीरिक ताकत काम नहीं आती। अब और देखने की जरूरत नहीं है। इस लड़के के जीतने का 1% भी चांस नहीं है। नेवी मरीन कॉर्प्स का 1000 मीटर तैराकी का रिकॉर्ड भी फेंग कैप्टन के ही नाम है। वेन्यान और शेन येजी के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। अगर लुओ युनजिंग हार गया तो उसे इंस्ट्रक्टर से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लुओ युनजिंग जीत पाएगा। यहां तक कि झाओ लिंगजुन, माजी हाओ, झांगची और चेनमो जैसे दोस्तों को भी यही लग रहा था कि एक नया छात्र एक स्पेशल फोर्स के मेजर को हरा दे। मजाक की भी हद होती है। युनजेन जैसे ही पानी में उतरा, एक घूंट खारा समुद्र का पानी उसके गले में चला गया। समुद्र में तैरना स्विमिंग पूल की तुलना में बहुत अलग है। यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक के बाद एक आती लहरें उसे 1 मीटर आगे बढ़ने के बजाय 2 मीटर पीछे धकेल रही थी। लुओ युनजेन की शारीरिक शक्ति तो बहुत थी, लेकिन तकनीक में वह कमजोर था, जिसकी वजह से उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत के दम पर वह कोच को नहीं हरा पाएगा। तभी लुओ युनजेन ने अपनी स्किल कॉपी कार्ड का इस्तेमाल किया और फेंग साइफेंग को अपना टारगेट बनाया। मन ही मन उसने कॉपी कमांड दिया। पलक झपकते ही फेंग साइफेंग की फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और नेवी सील्स वाली स्पेशल डाइविंग स्किल्स सब कुछ लुओ युनजेन के दिमाग में उतर गईं, और वो भी टॉप लेवल की तकनीक के साथ। उसने ऊपर देखा, कोच फेंग उससे बस 3 मीटर की दूरी पर थे। किनारे से सभी छात्र उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। हालांकि सबको पता था कि वह हार जाएगा, फिर भी सब उसका समर्थन कर रहे थे। दरअसल लुओ युनजेन और कोच के बीच शर्त यह थी कि अगर वह जीत गया तो सभी छात्रों की पेनल्टी माफ कर दी जाएगी, इसलिए सब उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। कोच की स्किल्स को हासिल करते ही लुओ युनजेन ने पूरी ताकत लगा दी। वह पानी में गोता लगाकर एकदम से आगे निकला, और जब वह बाहर आया तो कोच से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था। अरे बाप रे, यह लड़का तो फेंग कोच के करीब पहुंच गया है। इसकी रफ्तार और पावर तो जबरदस्त है। देखते ही देखते यह तो वह केवल 2 मीटर की दूरी ही कम कर पा रहा है। इस तरह तो उसकी बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो जाएगी। थोड़ा इंतजार करो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में ही उसका दम निकल जाएगा। रुको, तुम सब जल्दी देखो। लुओ युनजेंग के तैरने का तरीका बिल्कुल फांग दियुई जैसा है। सच में साता अंक लाने वाला जोंगयुआन का टॉपर यूं ही नहीं है। इसकी सीखने की क्षमता वाकई में बहुत जबरदस्त है। क्या इंस्ट्रक्टर, आपने अभी क्या कहा? लुओ युनजेंग जोंगयुआन का टॉपर है। उसने कितने अंक हासिल किए हैं? 37 अंक। यह सुनकर बाकी टीम के सदस्य हैरान रह गए। लुओ युनजेंग जल्द ही फांग साइफेंग के बराबर आ गया। जब फांग साइफेंग ने अपनी नजरों के कोने से उसे देखा तो उसके मन में विचार आया, धत तेरे की, यह लड़का वाकई में जीनियस है। उसने सोचा, इसका तैरने का अंदाज मेरे जैसा कैसे है? तभी लुओ युनजेंग ने कहा, इंस्ट्रक्टर हेलो। लुओ युनजेंग ने फांग साइफेंग को अभिवादन किया। फांग साइफेंग ने उसके इस अभिवादन को एक चुनौती के रूप में लिया और मन में सोचा, पागल कहीं का। उसने गहरी सांस ली और अपनी गति तेज कर दी। हालांकि वह चाहे कितनी भी रफ्तार बढ़ा ले, लुओ युनजेंग हमेशा उसे पकड़ लेता। वह उसे किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ पा रहा था। सच तो यह है कि लुओ युनजेंग उसे आसानी से पीछे छोड़ सकता था, लेकिन वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। वह बस उसे परेशान कर रहा था। अचानक फांग साइफेंग का चेहरा दर्द से मरोड़ गया। उसने करवट ली और अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी बाह को पकड़ लिया। तब लुओ युनजेंग ने गौर किया कि उसके दाहिने कंधे पर पट्टी बंधी हुई है। असल में उसका कंधा चोटिल था। 1 हफ्ते पहले मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले ही दिन लुओ युनजेंग ने महसूस किया कि उसके कंधे में कुछ तकलीफ है। दोपहर में जब वो छोटे द्वीप पर पहुंचा तो तीनों मेल सोल्जर्स ने उसे देखते ही पूछा कि उसके कंधे को क्या हुआ है। लुओ युनजेंग ने बड़ी हैरानी से अपनी चुप्पी साधे रखी और पूरा ध्यान अपनी रेस पर लगा दिया। फांग साइफेंग दांत पीसकर दर्द बर्दाश्त कर रही थी। समंदर का खारा पानी उसके पट्टी में रिसकर सीधे घाव के अंदर जा रहा था, जिससे उसे जलन महसूस हो रही थी। लुओ युनजेंग को अचानक लगा
कि अगर उसने सामने वाली के जख्मी होने के बावजूद यह रेस जीत भी ली तो यह जीत जीत नहीं कहलाए। और एक और बात, वह खुद एक स्पेशल फोर्सेज का कैप्टन है। अगर वो आम कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते वक्त उन्हें हरा देता है तो क्या यह उनकी बेइज्जती नहीं होगी? और इससे भी बड़ी बात, इससे उसकी टीम के सामने उसकी साख कम हो सकती है। शुआन हुआंग कमांडो टीम का लीडर होने के नाते अगर वह किसी आम स्टूडेंट से हार गया तो भविष्य में अपनी टीम को कैसे संभालेगा? यह सोचते हुए लुआ युनजेंग ने फैसला किया कि अब वो इस कंपटीशन में और जोर नहीं लगाएगा। सिर्फ रेस जीतना और सामने वाले का सम्मान खो देना, इसमें कोई मजा नहीं है। लुआ युनजेंग ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम कर दी और नाटक करते हुए बोला, अरे रुकिए इंस्ट्रक्टर, मेरा इंतजार कीजिए। फांग साइफेंग ने अपनी रफ्तार में जरा भी ढिलाई नहीं दी। उसने अपनी रिदम बरकरार रखी और आगे तैरती रही। दोनों के बीच का फासला बढ़ता गया। देखते ही देखते वो लाल रंग के गोल फ्लोटिंग बुआ के पास पहुंच गई। खेल खत्म, पैसा हजम। अब दोनों के बीच काफी अंतर हो चुका था, कम से कम 10 मीटर से भी ज्यादा। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। झांगची ने हाथ को अपनी भौहों पर रखकर दूर तक देखने की कोशिश की। मां जिहाओ ने अपनी आंखें मली और बोला, लोग कहां हैं? इतनी दूर है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। झाओ फेंगजुन ने भी आंखें सिकोड़कर उस तरफ गौर से देखना शुरू किया। देखते हैं वापस आने पर क्या सजा मिलती है। आखिर इसे इतनी हिम्मत कहां से मिली कि यह सीधे इंस्ट्रक्टर को ही चुनौती दे बैठा। लेकिन जो भी हो, उसने चुनौती दी है तो यह काफी बहादुरी की बात है। और वैसे भी वो हमारे लिए ही तो लड़ रहा है। चाहे जीते या हारे, हमें उसका साथ तो देना ही चाहिए। शैन ये जी बुदबुदा रही थी। डिप्टी कैप्टन ली ने दूरबीन से देखते हुए सिर हिलाया और कहा, सब सेठ है। वॉर गॉड आखिर वॉर गॉड ही होता है। जख्मी होने के बाद भी इतनी तेजी से तैर रहा है। वैसे उसे पानी में नहीं उतरना चाहिए था। खारे पानी की वजह से घाव में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर लीडर को पता चला तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। पर उसकी उस सनक को भला कौन रोक सकता है? तभी लुओ युनझेन की हालत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और वो मदद के लिए हाथ पैर मारने लगा। अरे इंस्ट्रक्टर, मुझे क्रैम्प आ गया है, बचाओ मुझे। फांग साइफेंग ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, ओए लड़के, क्या तू कोई चाल चल रहा है? मैं क्या चाल चलूंगा? क्या लोगों के बीच अब थोड़ा भी भरोसा नहीं बचा? सच में क्रैम्प आया है मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो तैयार रहना, ऊपर के अफसर तुमसे जवाब मांगेंगे। लुओ युनझेन ने जानबूझकर पानी में गोता लगाया। फांग साइफेंग घबरा गया और तुरंत वापस तैरकर उसके पास गया। उसने पानी के अंदर जाकर लुओ युनझेन को बाहर खींचा, पर तभी लुओ युनझेन की चालाकी काम कर गई। उसने नाटक करते हुए 2 घूंट खारा पानी पी लिया। फांग साइफेंग ने उसे पकड़कर पानी में बैलेंस बनाते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना? कहां क्रैम्प आया है? लुओ युनझेन बोला, मेरे डैडी में क्रैम्प आया है, दफा हो जा। अरे मैं सच बोल रहा हूं। हाय हाय, मैंने बहुत सारा खारा पानी पी लिया है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। क्या मुझे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत है? अबे चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई इंस्ट्रक्टर के साथ छेड़खानी करने की? मजे लेने हैं क्या तुझे? फांग साइफेंग को लगा कि लुओ युनजेंग नाटक कर रहा है। हाय हाय, नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, अब मैं तैर नहीं पाऊंगा। मैं अपनी हार मानता हूं, प्लीज मुझे वापस ले चलिए। लुओ युनजेंग ने करीब से देखा कि इंस्ट्रक्टर की भौहें खंजर की तरह तेज हैं और आंखें बहुत तीखी हैं। फांग साइफेंग के नैन नक्श बहुत ही आकर्षक और सुंदर थे। पानी में भीगे हुए उसके छोटे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। आंख के कोने पर लगा निशान मानो एक सैनिक के सम्मान का प्रतीक हो। क्या तूने जानबूझकर ढील दी थी? फांग साइफेंग ने गौर से लुओ युनजेंग को देखा। लुओ युनजेंग थका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन वह सच में ऐंठन क्रैम्प से जूझ रहा था या नहीं, यह बताना उसके लिए मुश्किल था। इंस्ट्रक्टर, आप भी मुझे बहुत काबिल समझती हैं। रहने दीजिए, मैं ही आपको वापस ले चलती हूं। फांग साइफेंग ने अपने बाएं हाथ से उसे सहारा दिया और दाहिने हाथ से तैरने लगी। तभी लुओ युनजेंग को एक तेज जलन महसूस हुई। इंस्ट्रक्टर, आप ये सब दर्द कैसे झेल लेती हैं? जो पूछना नहीं चाहिए उसके बारे में कम ही पूछा करो। मेरे पास दर्द कम करने वाली एक खास दवा है, क्या एक ले लूं? लुओ युनजेंग को सुबह मिले ह्यूमोस्टैटिक पेन रिलीफ वाले खास जड़ी बूटी के नुस्खे की याद आई। किसी की मदद करने का मौका फिर से मिल गया था। तुमने दोपहर को शेन येजी को कौन सी दवा खिलाई थी? क्या तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या लगा कि स्पेशल फोर्सेज के लोग सिर्फ साफ सुथरा खाना खाते हैं? तुम मुझे बेनकाब नहीं करते, नहीं मुझे सजा देते हो। क्या ये तुम्हारा अंदाज नहीं है? किसने कहा कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा? यह हिसाब मैंने तुम्हारे नाम लिख लिया है। इस पूरे हफ्ते मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। इंस्ट्रक्टर, आप हमेशा मुझे क्यों टारगेट करते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम ही अनुशासन नहीं मानते। दर्द निवारक दवा कहां है? बाहर निकालो। अरे अभी तो मैंने बताया ना, मेरे पास नहीं है। निकालोगे या नहीं? अगर नहीं निकाली तो तुम्हें ट्रेनिंग से निकाल दूंगा और स्कूल से भी बाहर कर दिया जाएगा। धत, सच में बहुत जालिम है। लो युनझेन ने सिस्टम को जगाया।
मन ही मन कमांड दिया और एक गोली निकाल ली, खून का बहाव ठीक करने वाली और दर्द मिटाने वाली असरदार आयुर्वेदिक दवा। मेरी पैंट की वाटरप्रूफ जेब में है। कैडेट्स मरीन कॉर्प्स की कस्टमाइज्ड शॉर्ट्स पहनते हैं जिनमें वाटरप्रूफ जेब होती है। मेरी शॉर्ट्स की जेब में है, खुद निकाल लो। ये क्या है? तुम खुद क्यों नहीं निकाल रहे? मुझे क्रैम्प आ गया है, पूरे शरीर में ताकत नहीं है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो दर्द बर्दाश्त करो। मैं सच में हार मान गया। फांग सैफेंग ने थोड़ी देर के लिए लो युनझेन को छोड़ा और हाथ डालकर दवा निकालने लगी। गलती से उसका हाथ गलत जगह लग गया। लो युनझेन के मुंह से एक हा निकल गई। कितनी शर्मनाक स्थिति थी। फांग सैफेंग ने उसकी शॉर्ट्स की वाटरप्रूफ जिप खोली और एक काली गोली निकाली। ये क्या बकवास है? बिल्कुल बकरी की मेंगनी जैसी दिख रही है। ये खानदानी नुस्खे से बनी दर्द की दवा है। इसका असर बहुत जबरदस्त है। खानदानी नुस्खा? पक्का नकली माल है। नहीं खानी तो मुझे वापस दे दो। किसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी? फांग सैफेंग के कंधे पर कंधों में हो रहे असहनीय दर्द की परवाह किए बिना उसने बिना यह सोचे कि यह दवा असर करेगी या नहीं, इसे सीधे निगल लिया। अध्याय। यह दवा क्या वाकई इतनी असरदार है? जिस लड़की के पिता मिलिट्री कमांडर हैं, जो खुद मेयर की बेटी है और जिसे राजकुमारी की तरह पाला गया है, भला वह दूसरों की मदद क्यों करेगी? मदद करने के लिए उसे 200 अंक मिले। ऐसा लग रहा है कि उसके कंधे की चोट काफी गंभीर है, वरना इतने अंक नहीं मिलते। लुक युनझेंग ने फेंग जाइफेंग को सहारा दिया और उसे पकड़कर वापस तैरने लगा। जैसे जैसे वे तैर रहे थे, फेंग जाइफेंग के दर्द में काफी कमी आने लगी और उसके कंधे पहले से कहीं ज्यादा लचीले महसूस हो रहे थे। उसने सोचा, आखिर इतनी असरदार दवा कौन सी है? 1 महीने से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहने के बाद और 1 महीने तक दर्द सहने के बाद मिलिट्री अस्पताल की दी गई अंग्रेजी दवाएं सिर्फ थोड़ा बहुत दर्द ही कम कर पाती थी, लेकिन इस लड़के की दवा के सामने वे कुछ भी नहीं थी। फेंग जाइफेंग को दोपहर का समय याद आया जब शेन येजी ने वह दवा ली थी और तुरंत उसे बहुत तेज भूख लग गई थी। तब उसे हैरानी हुई थी कि ऐसी चमत्कारी दवा आखिर कैसे हो सकती है। लेकिन आज खुद दर्द से राहत महसूस करने के बाद उसे यकीन हो गया। रुकिए, क्या यह खून के बहाव को ठीक करने वाली दवा मांसपेशियों की ऐंठन को भी ठीक कर सकती है? कम से कम दर्द को तो कम किया ही जा सकता है। लेकिन उसने खुद यह दवा क्यों नहीं खाई? क्या उसने वाकई जानबूझकर मुझे जिताने के लिए ऐसा किया? क्या उसे डर था कि अगर वह जीत गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वह हार गया? फेंग जाइफेंग जितना ज्यादा लुक युनझेंग को देख रही थी, उसे उतना ही लग रहा था कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है। एक स्पेशल फोर्सेस की कुलीन सदस्य होने के नाते उसके पास गजब की ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं। हालांकि लुक युनझेंग दर्द में नजर आ रहा था, लेकिन उसके हाव भाव में बनावटीपन साफ झलक रहा था। बिल्कुल, वह पक्का एक्टिंग कर रहा है। लुक युनझेंग, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो है ना? फेंग जाइफेंग ने लुक युनझेंग को धक्का देते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ो और ढंग से मुकाबला करो। मुझे तुम्हारी रियायत की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे पीछे क्यों धकेल रहे हो? किसने कहा तुमसे मुझे रियायत देने के लिए? सच में मेरी टांग में खिंचाव आ गया था। खिंचाव तुम्हारी बहन को आया होगा, तुम कमीने। मैं तो तुम्हारी चाल में फंस ही गया था। फांग इंस्ट्रक्टर ने अपना पोज बदलकर बटरफ्लाई स्विमिंग स्टाइल अपना लिया। उन्होंने कहा, जल्दी ठीक से तैरो, वरना तुम्हें बड़ी चेतावनी मिलेगी और सजा दोगुनी कर दी जाएगी। अपनी दोनों बाहें आगे करके वे पानी के अंदर चले गए। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? लुओ युनझेंग ने उनके स्विमिंग स्टाइल की नकल की और पानी के नीचे गोता लगा दिया। फिर उसने मौका पाकर उनके टखने को मजबूती से पकड़ लिया। मेरा पैर क्यों पकड़ा है? क्या इस आदमी को कोई बीमारी है? फांग सैफेंग पानी के नीचे छटपटाने लगे। उन्होंने लुओ युनझेंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लुओ ने उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ा था कि वे बच नहीं पाए। बटरफ्लाई से फ्री स्टाइल, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक में बदलने के बावजूद वे 5 मिनट तक लुओ युनझेंग से पीछा नहीं छुड़ा सके और किनारे तक पहुंच गए। फांग सैफेंग ने समुद्र की रेत पर कदम रखा और खड़े हो गए। उनके चेहरे पर खीज साफ दिख रही थी। लुओ युनझेंग, तुम क्या करना चाहते हो? शशश चुप रहो। अपने साथियों और स्टूडेंट्स के सामने तमाशा मत बनाओ। लुओ युनझेंग ने बहुत थक जाने का नाटक किया और दर्द में चिल्लाने लगा, भाई भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? झांगची मां जी हाओ, चेनमो और बाकी स्टूडेंट्स दौड़कर आए और लुओ युनझेंग को सहारा देकर किनारे पर ले आए। शेन येजी ने चिंता जताते हुए कहा, लुओ युनझेंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी ताकत जवाब दे गई? अरे यार, बीच रास्ते में ही ऐंठन आ गई थी। भाई बहनों, मुझे माफ करना। फांग इंस्ट्रक्टर और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है। मैं दिल से अपनी हार स्वीकार करता हूं। भला हो फांग इंस्ट्रक्टर का जिन्होंने मुझे बचा लिया, वरना तो मेरी जान ही निकल जाती। कोई बात नहीं, खेल में भाग लेना ही सबसे जरूरी है। बस तुम ठीक हो, यही बहुत है। तुमने तो डरा ही दिया था। शेन येजी ने मिनरल वाटर की बोतल खोली और लो युनझेंग को पानी पिलाया। झाओ लिंगजुन लो युनझेंग को शक भरी नजरों से घूर रहा था। उसे भी यही लग रहा था कि लो युनझेंग बस नाटक कर रहा है। तभी तालियों की गूंज सुनाई दी।
30 स्पेशल फोर्स के जवान फांग सैफिंग के चारों ओर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बॉस, आप अभी भी उतने ही जबरदस्त हो। वॉर गॉड आखिर वॉर गॉड ही होता है। चोट लगने के बावजूद आप इतनी तेजी से तैर लिए, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपने बीच में लो युनजेंग को बचाने में काफी समय बर्बाद कर दिया था, इसलिए अब रेस के समय का कोई मतलब नहीं रह गया है। फांग टीम लीडर, जल्दी मेडिकल रूम जाकर पट्टी करवा लीजिए, वरना घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा। महिला जवान जीत की खुशी में डूबी हुई थी, लेकिन फांग सैफिंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह मन ही मन समझ गया था कि लो युनजेंग ने पक्का उसे जिताने के लिए अपनी गति धीमी कर दी थी। उसे अचानक बहुत पछतावा होने लगा कि उसे लो युनजेंग के साथ यह मुकाबला करना ही नहीं चाहिए था। एक स्पेशल फोर्स कैप्टन होकर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना जीतने के बाद भी कोई गर्व की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लो युनजेंग ने उसे हारने से बचा लिया, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, इसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि मेरे जवानों और छात्रों के सामने मेरी इज्जत बनी रहे। यह लड़का अभी सिर्फ 18 साल का है, लेकिन इसका दिल कितना बड़ा है। मैं वाकई शर्मिंदा हूं। लो युनजेंग ने फांग सैफिंग को एक सबक सिखा दिया था। डिंग, दूसरों की मदद करने के लिए 60 अंक मिलते हैं। अरे, अंक भी मिल रहे हैं, यह क्या चक्कर है? लो युनजेंग ने सिस्टम से पूछा। सिस्टम की A2 ने जवाब दिया, होस्ट, आपने अपने प्रतिद्वंद्वी की इज्जत और रुतबा बनाए रखने में मदद की है, इसलिए आपको सामने वाले की तरफ से आभार और सम्मान मिला है, इसलिए मुझे पॉइंट्स मिल गए। क्या यह एक सुखद आश्चर्य है? लो युनजेंग ने मिनरल वाटर की एक बोतल पूरी पी ली और खड़ा होकर बोला, रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, ट्रेनी लो युनजेंग रेस पूरी नहीं कर पाया। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इंस्ट्रक्टर फेंग बोले, रेस पूरी न करने का मतलब हारना नहीं होता। तुमने लगातार 5 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ और 500 सिटअप्स किए, जिससे तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो गई और इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। इसलिए मैं घोषित करता हूं कि यह मुकाबला रद्द माना जाएगा। जब तुम पूरी तरह आराम कर लो तो हम किसी और दिन फिर से मुकाबला करेंगे। इंस्ट्रक्टर फेंग ने आदेश दिया कि लो युनजेंग आराम करे और बाकी ट्रेनी अगले सब्जेक्ट की ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़े। उप कप्तान ने टीम की कमान संभाली। 30 महिला योद्धाओं की मदद से पूरी टीम ने स्विमिंग की प्रैक्टिस की, जो अंधेरा होने तक जारी रही। रात का खाना खाने के बाद पहले कैंप में एक गाना गाया गया, फिर युद्ध के मैदान में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा यानी बैटलफील्ड फर्स्ट एड की प्रैक्टिस की गई। ये सब रात के 10 बजे जाकर खत्म हुआ। लो युनजेंग और झाओ लिंगजुन को छोड़कर बाकी सब बुरी तरह थक चुके थे। नहाने के बाद वे अपने डॉर्मेट्री में गए और बिस्तर पर गिरते ही सो गए। कैंप में आने से पहले ही सभी के फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करवा लिए गए थे, जिन्हें 7 दिनों तक इस्तेमाल करने की मनाही थी। शेन येजी बिस्तर पर लेटी लेटी लो युनजेंग द्वारा उसे अपनी पीठ पर उठाकर बीच पर दौड़ने के पलों को याद कर रही थी। शरीर भले ही थका हुआ था, लेकिन मन बहुत खुश था। उसने सोचा, वही मेरा रक्षक है। इधर पास ही लेटी हुई झाओ लिंग, जिनने अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रखे हुए थे, उसकी आंखों के सामने लो युनजेंग के सिटअप्स करने वाली तस्वीर तैर रही थी। शुरुआत में वह लगभग उससे टकरा ही गया था और बाद में वह बार बार अपने पैरों के पंजों उसके कूल्हों को छू रहा था। उसने सोचा, अरे मैं ये सब क्या सोच रही हूं? शक्ल से तो बिल्कुल बेशरम है, इसे तो मौका मिलते ही अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। खैर, अब सो जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। कैप्टन फांग साइफिंग अपने कमरे में लेटे हुए करवटें बदल रहे थे, पर उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करते, उन्हें लुओ युनजेन का चेहरा याद आने लगता, जो समुद्र के अंदर उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था। इतनी हिम्मत, मुझसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की उम्मीद कर रहा था, ऊपर से मेरा टखना भी पकड़ रखा था। बिल्कुल पागल है ये। जब उन्हें याद आया कि कैसे अनजाने में उन्होंने लुओ युनजेन के संवेदनशील हिस्से को छू लिया था, तो फांग साइफिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 25 साल के हो चुके हैं, रोज लड़ाई झगड़े में दिन बीतता है। आज तक कभी किसी लड़के को डेट नहीं किया। पहले उन्हें इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज न जाने के उनका मन काफी बेचैन था। इंसानी फितरत ही ऐसी होती है, चाहे मर्द हो या औरत। फांग साइफिंग, जो नेवी मरीन की स्पेशल फोर्सेज के वॉर गॉड माने जाते हैं, आज तक किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि कोई भी उनसे बेहतर नहीं था। लेकिन आज उन्हें पहली बार कोई ऐसा मिला जिसने उन्हें पछाड़ दिया। लुओ युनजेन ने अनजाने में ही सही उनके बनाए हुए सिटअप्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जब फांग ने कसम खाई कि वह अपना बदला लेंगे, तो लुओ युनजेन ने जानबूझकर हार मानकर उन्हें और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। अगर स्विमिंग के पहले हिस्से को देखें तो लुओ युनजेन बिल्कुल भी उनसे कम नहीं थे। भले ही शुरुआत में वो पीछे थे, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से दूरी कम कर ली थी। असल में फांग साइफिंग तो तभी हार गए थे क्योंकि लुओ युनजेन ने मार्शल आर्ट्स
और सिटअप्स के 2 राउंड्स में पहले ही अपनी बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी थी, जबकि फांग साइफेंग ये पूरी तरह से फुल हेल्थ में है। लुओ युनजिंग, आहा लुओ युनजिंग, मैं तुम्हें क्या कहूं, तुमने मुझे हराया और फिर जानबूझकर मुझे जाने दिया। तुम ये मेरी बेइज्जती कर रहे हो। फेंग सेइफेंग को लुओ युनजिंग से नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन वह किसी भी तरह से नफरत नहीं कर पा रहा था। लुओ युनजिंग उसका डरावना सपना बन गया था। 4 साल बीत चुके थे और कंधे का दर्द फिर से उठाया था। कल मुझे इस लड़के से थोड़ा और पेन किलर मांगना होगा। अध्याय 37, झाओ लिंगजुन और स्पेशल फोर्सेस के बीच मुकाबला। एक दिन सुबह 5 बजे महिला स्पेशल फोर्सेस की सदस्यों ने 4 बड़े कमरों में 6-6 स्मोक ग्रेनेड फेंके। उन्होंने 108 छात्रों को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। अरे यार, ये तो दम घोंट देने वाला था। ये महिला सैनिक वाकई बहुत खतरनाक है। क्या हमें जीने भी नहीं देंगी? ये तो हमें बिल्कुल दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही हैं। माँ जिहाओ, झांगची, चेनमो और कई अन्य छात्र केवल हरे रंग की टी शर्ट, निक्कर और चप्पल में ही बाहर आ गए। किसी के पास कोट या पैंट पहनने का भी समय नहीं था। तभी जोर जोर से सीटी बजी और डिप्टी कैप्टन ने लाउडस्पीकर उठाकर सबको इकट्ठा होने का आदेश दिया। 108 छात्रों को 18 छोटी टीमों में बांटा गया। हर टीम में 6 लोग थे जिन्हें अपनी मर्जी से टीम बनाने की आजादी थी। लुओ युनजिंग, हाओ लिंगजुन, शेन येजी, मा जिहाओ, झांगची और चेनमो ने मिलकर एक टीम बनाई। जोर देते हुए कहा गया कि तुम्हारे इस मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में 3 तरह के पुरस्कार रखे गए हैं: पर्सनल ऑनर अवार्ड, कलेक्टिव ऑनर अवार्ड और स्पेशल कंपनी अवार्ड। मिलिट्री ट्रेनिंग का रिवॉर्ड क्रेडिट में जुड़ेगा और इसका एक्सपीरियंस आगे चलकर बेस्ट स्टूडेंट कैडर इलेक्शन और पार्टी ज्वाइन करने जैसे हर मामले में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलाएगा। इसलिए तुम लोगों को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। फर्स्ट प्राइज जीतना है, अपने लिए और अपनी टीम के लिए गौरव हासिल करना है। तुम सब के सब ऐसे सुस्त दिख रहे हो जैसे मरे हुए हो। तो रुको, मैं अभी तुम लोगों की सारी सुस्ती दूर कर देता हूं। सबके सब सावधान। राइट टर्न, टारगेट है बीच का ट्रेनिंग ग्राउंड। सब ग्रुप्स में बंट जाओ। 3 किलोमीटर का लॉक कैरिंग वेट बियरिंग बीच क्रॉस कंट्री रन होगा। क्या 3 किलोमीटर तक भारी लट्ठा ढोना? इससे अच्छा तो हमें मार ही डालो। शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन ट्रेनिंग तो करनी ही थी, वरना एकेडमी से बाहर निकाल दिए जाते। लुओ युनजिंग और झांगची लंबे थे, इसलिए दोनों ने मिलकर लट्ठे के आगे और पीछे का हिस्सा संभाला। झाओ लिंगजुन, शेन येजी और बाकी 4 लोग बीच में थे, जिससे उन्हें थोड़ी आसानी हो रही थी। ओए छोटे भाई, तू क्या कर रहा है? थोड़ी ताकत तो लगा। क्या टाइम पास कर रहा है? भाई, मैं भी ताकत लगाना चाहता हूं, लेकिन मेरी हाइट ही सब 100 सेंटीमीटर है और मैं अभी भी बढ़ रहा हूं। मैं इसे और ज्यादा नहीं उठा पाऊंगा। तो फिर कम से कम हाथों से तो सपोर्ट कर। यह लट्ठा कम से कम 200 पाउंड का है। क्या तू मुझे और झेन भाई को मार डालना चाहता है? हालांकि सब परेशान थे, फिर भी माहौल में एक अजीब सा जोश था। झाओ लिंगजुन और शेन येजी ने लट्ठे को ऊंचा उठाकर रखा था ताकि लुओ युनजिंग का बोझ थोड़ा कम हो सके। लुओ युनजिंग एक लीडर की तरह उन 5 को लेकर आगे दौड़ रहा था। लुओ युनजिंग की पीठ को देखते हुए शेन येजी को एक अलग ही सुरक्षा का एहसास हो रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। पूरब दिशा से उगते सूरज ने आसमान और समंदर को सुनहरे रंग में रंग दिया था। वाओ, लिu युन जेंग जुन जुन जी, आप लोग जल्दी देखो, सनराइज कितना खूबसूरत है। शेन येजी की सुंदर आंखें चमक रही थी। झाओ लिंगजुन इस खूबसूरत नजारे को देख रही थी और सोच रही थी कि काश एक दिन वो लिu युन के कंधे पर सिर रखकर ये सनराइज देख पाए। लेकिन पीछे से शेन येजी ने उसके इन हसीन ख्यालों को तोड़ दिया। लिu युन अपने कंधे पर भारी लट्ठा उठाए बिना किसी थकान के दौड़ रहा था। ग्रुप नंबर 1 ने सबसे पहले 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और एक भी स्टूडेंट पीछे नहीं छूटा। डिप्टी कैप्टन ने स्कोर शीट पर ग्रुप 1 के आगे एक्सीलेंट लिख दिया। बाकी स्टूडेंट्स धीरे धीरे फिनिश लाइन तक पहुंचे। कुछ के हाथ से बार बार लट्ठा गिर रहा था, कुछ चोटिल हो गए थे और बहुत से लोग ट्रेनिंग पूरी ही नहीं कर पाए। डिप्टी कैप्टन ने बिना किसी रियायत के उन सबकी 5 नंबर की कटौती कर दी। नाश्ते के वक्त स्टूडेंट्स लंबी सांसें भर रहे थे। कई लड़कियां तो थककर रो रही थीं। 5 स्टूडेंट्स ने हिम्मत हार दी और ट्रेनिंग छोड़ने की जिद की। इंस्ट्रक्टर फेंग ने उनकी बात मान ली, लेकिन उन्हें बड़ा दंड देते हुए मिलिट्री ट्रेनिंग के सारे रिजल्ट्स रद्द कर दिए और कहा कि अगले साल फिर से एग्जाम देना होगा, वरना वे ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। उन 5 साथियों को जाते हुए देख बाकी बचे 103 स्टूडेंट्स के मन में मिलीजुली भावनाएं थी। किसी ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि थकान इतनी ज्यादा थी कि सबकी हालत खराब थी। माँ जिहाओ का मन भी डगमगा गया था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि ट्रेनिंग के पहले दिन लिu युन ने उसकी सजा अपने ऊपर ली थी, उसने कसम खाई कि वह हार नहीं मानेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह लिu युन का साथ नहीं छोड़ेगा। तभी आवाज आई, लिu युन इधर आना। फांग सेफेंग ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? क्या तुम इतनी ट्रेनिंग बर्दाश्त कर पाओगे? यह भी कोई ट्रेनिंग है? मैं तो अकेला ही लकड़ी का भारी लट्ठा उठाकर 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं।
उसने चौड़ में आते हुए जवाब दिया। है, अगर तुम बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकोगे तो क्या तुम्हारी जान निकल जाएगी? सैफेंग ने ताना मारा। हालांकि फांग सैफेंग को उसका यह मजेदार और बेफिक्र रवैया काफी पसंद आया। फिर उसने असली मुद्दे पर आते हुए पूछा, कल जो तुमने मुझे पेन किलर दी थी, क्या वो और बची है तुम्हारे पास? ओ, तो मैडम ने मुझे दवा मांगने के लिए बुलाया है और मैं फालतू में खुश हो रहा था कि आपको मेरी फिक्र हो रही है। उसने नाटक करते हुए कहा, बकवास बंद करो और मुझे थोड़ी और दवा दो। सैफिंग ने कड़क आवाज में कहा, बदले में मुझे क्या फायदा मिलेगा? उसने छेड़ते हुए पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फायदा मांगने की? तुमने अपने पास ये सब छुपा कर रखा है और मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी। इसी बात पर तुम्हें मन ही मन खुश होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मुझे अब और जानबूझकर परेशान नहीं करेंगी। ये कहते हुए लुओ युनझेन ने तुरंत अपने सिस्टम स्पेस से एक गोली निकाली और उसे थमा दी। सिर्फ एक गोली? तुम्हारे पास जितनी भी हैं सब मुझे दे दो ना, सैफिंग ने डिमांड की। वाह, आपने तो सीधा शेर की तरह मुंह फाड़ दिया। क्या लालच है? ये दवा बनाना बहुत मुश्किल काम है और मेरे पास भी ज्यादा नहीं बची हैं। इसे थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करो, मैं हर दिन तुम्हें बस एक गोली दूंगा। उसने साफ मना कर दिया। सैफिंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा, तो तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में बैंड बजा दूंगी, इसीलिए जानबूझकर एक बार में सिर्फ एक ही गोली दे रहे हो? बेटा, आज भी मैं तुम्हारी अच्छे से क्लास लेने वाली हूं। आज सुबह की ट्रेनिंग में कॉम्बैट क्लास की बारी थी। सभी 103 कैडेट्स हॉस्टल बिल्डिंग के सामने बिल्कुल सीधे और कतार में खड़े थे। तभी मजीहाओं ने माहौल बनाते हुए आवाज लगाई, इंस्ट्रक्टर फांग, इंस्ट्रक्टर ली, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले क्या आप दोनों हमें अपने कुछ धांसू मूव्स नहीं दिखाएंगे? हमारी भी तो आंखें खुले। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ एक्शन हो जाए। भाइयों, इंस्ट्रक्टर्स के लिए जोरदार तालियां बजाओ। झांग ची ने भी मजे लेते हुए जोर जोर से तालियां पीटना शुरू कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आवाज आई, ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते। और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर तुम अपनी असली काबिलियत नहीं दिखाओगे तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। उपकप्तान ली ने पूरे मैदान पर नजर घुमाते हुए कहा, सुना है तुम यूनिवर्सिटी के छात्रों में बड़े बड़े सूरमा छिपे हुए हैं। कोई ताइक्वांडो जानता है, कोई कराटे, तो कोई सांडा में माहिर है। क्यों न ऐसा करे? तुम अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि चुनो और हमारी शुआन हुआंग महिला कमांडो टीम भी एक सदस्य चुनेगी। दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए, क्या ख्याल है? अच्छा विचार है, मैं सहमत हूं। मां जिहाओ ने पहली कतार में बैठी झाओ लिंजून की तरफ इशारा करते हुए कहा। जून दीदी मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 3rd डान, कराटे में ब्लैक बेल्ट 3rd डान और सांडा में ग्रीन ड्रैगन 7 डान हासिल किया है। ये पकड़ और लड़ाई की कला में भी निपुण है। मैं जून दीदी का नाम आगे करता हूं कि वो हमारी तरफ से मुकाबला लड़े। मैं भी जून दीदी का समर्थन करता हूं। जून दीदी ही सबसे बेस्ट है। बाकी छात्र भी हाथ उठाकर अपनी सहमति देने लगे। मैं लड़ूंगी, मैं खुद मुकाबले के लिए तैयार हूं। कौन डरता है भला? झाओ लिंजुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। वैसे भी वो अपने हाथ पैर चलाना चाहती थी और क्लास मॉनिटर का चुनाव जीतने के लिए अपना प्रदर्शन दिखाना भी जरूरी था। आसपास से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। काफी नाम कमाया है तुमने, चलो देखते हैं तुम्हारा हुनर कैसा है। एक महिला कमांडो ने खुद आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार की। फेंग साइफेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और बोली, देखो, अगर मुकाबला है तो नियम भी होने चाहिए, वरना खेल का मजा क्या। ऐसा करते हैं, कल मेरे और लुओ युनजेंग के बीच जो शर्त लगी थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम छात्र जीत गए तो कल तुम्हारे जो भी पॉइंट्स काटे गए थे वो सब रद्द कर दिए जाएंगे और आज सुबह जो पॉइंट्स कटे हैं वो भी माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हमारी तरफ से ऑफिशियल टीम जीत गई तो आज तुम्हारी ट्रेनिंग का बोझ दोगुना हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये स्टूडेंट्स हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या तुम लोग मुझे चैलेंज करने से डर रहे हो? मैं तुम्हें 3 मौके देती हूं, 3 में से 2 राउंड जीत लो और मैं अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर सिर्फ पैरों से लड़ूंगी। इतना ही नहीं, जाओ लिंगजुन, तुम चाहो तो अपनी मदद के लिए और भी लोगों को बुला सकती हो। ज्यादा से ज्यादा 5 लोग मिलकर मेरे एक अकेले के खिलाफ लड़ सकते हैं और मैं तब भी अपने दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्या ये मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है लिंगजुन दीदी, आप जीत जाओगी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। स्टूडेंट्स मन ही मन सोचने लगे कि जब सामने वाला इतनी रियायत दे रहा है तो हमारी जीत पक्की है। झाओ लिंगजुन को यह बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और न ही मुझे किसी के एहसान की। अपने हाथ इस्तेमाल करो और मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। लिंगजुन दीदी संभल कर शेन येजी घबराते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ लुओ युनझेंग मन ही मन सोच रहा था, ये लोग मुझे क्यों नहीं चुन रहे? मुझे तो शाओलिन की 72 कलाएं आती हैं। अध्याय 38। लुओ युनझेंग की एंट्री महिला कमांडो को एक पल में चित कर दिया। स्पेशल फोर्स की महिला सैनिक अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ी हो गई। उसने कहा, झाओ लिंगजुन, तुम स्टूडेंट हो, पहले तुम हमला करो। तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रही हो, ये मेरा अपमान है।
सम्मान मांगकर नहीं, लड़कर हासिल किया जाता है। मुझे हरा दो तो तुम जीत जाओगी, ठीक है, फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। झाओ लिंगजुन ने अपने दोनों मुट्ठियां उठाई और अपने कदमों को संभालते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ी। उसने एक जोरदार सांडा सीधी मुक्का मारा, लेकिन महिला सैनिक ने तुरंत साइड होकर हमला टाल दिया। काफी तेज और दमदार प्रहार था। लगता है तुम्हें कुछ तो दम है। बिना एक पल गंवाए झाओ लिंगजुन ने बाएं से हुक और दाएं से अपरकट मारा, फिर लो किक के साथ लगातार हमले शुरू कर दिए। महिला सैनिक एक के बाद एक पीछे हटती जा रही थी। दुश्मन को हल्के में ना लेते हुए उप कप्तान ली पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, जो भी हो, खिलाड़ी तो कमाल का है। अगर इसे हमारी शुआन हुआंग महिला कमांडो टीम में शामिल किया जा सके तो क्या ही बात होगी। तभी जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। झाओ लिंजुन सांदा कराटे, ताइक्वांडो और कुश्ती के दांव पेंचों को इतनी तेजी से बदल रहा था कि महिला सैनिक को लगातार पीछे हटना पड़ रहा था। ये देखकर सब हैरान रह गए कि आज पहली बार दीदी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही हैं। ये तो सच में बहुत जबरदस्त है। अभी ये बात पूरी ही हुई थी कि एक महिला सैनिक ने हवा में छलांग लगाकर सीधा किक मारी, जो झाओ लिंजुन की टांग पर जाकर लगी। झाओ लिंजुन लगभग गिरते गिरते बचा और तुरंत पीछे हटकर संभल गया। महिला सैनिक ने मौका नहीं छोड़ा और लगातार किक पर किक बरसाने लगी। अब झाओ लिंजुन पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में था। सच तो यह है कि वो महिला सैनिक अभी भी अपनी ताकत को रोक कर लड़ रही थी, क्योंकि स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग का मकसद ही होता है एक बार में दुश्मन का काम तमाम करना। अगर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली पूरी ताकत से वो किक मारी होती तो शायद झाओ लिंजुन की हड्डी तक टूट जाती। शुआन हुआंग महिला कमांडो टीम नौसेना की सबसे बेहतरीन और घातक टीम मानी जाती है। इसमें शामिल होने वाली हर महिला सैनिक अपने आप में एक माहिर योद्धा होती है, जो इम्तिहानों को पार करके यहां तक पहुंचती है। झाओ लिंजुन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने 5 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था और पिछले 13 सालों से लगातार अभ्यास कर रहा है। भले ही ताइक्वांडो और कराटे का व्यावहारिक इस्तेमाल थोड़ा कम हो, लेकिन सांदास और कुश्ती में वो माहिर है और वो राष्ट्रीय स्तर का यूथ सांदा चैंपियन भी रह चुका है। सांडा चैंपियन अगर आम सैनिकों से भिड़े तो उन्हें पूरी तरह कुचल देगा। यहां तक कि रेगुलर स्पेशल फोर्सेज के जवानों के खिलाफ भी उसके जीतने के 80% चांस होते हैं। लेकिन भाई, हर कोई अपने काम में माहिर होता है। कई स्पेशल फोर्सेज के जवानों की फाइटिंग एबिलिटी असल में प्रोफेशनल सांडा खिलाड़ियों और बॉक्सर से कम होती है, क्योंकि एक फौजी को बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं और लड़ाई सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ये शुआन हुआंग विमेंस कमांडो यूनिट कोई आम टुकड़ी नहीं थी। ये फौज की सबसे धारदार तलवार थी। इनके सामने झाओ लिंजुन का मुकाबला ही नहीं बनता था। ये पागल लड़कियां गोलियों की बौछार और जंग के मैदान से निकल कर आई थी। उन्हें भला कोई आम इंसान कैसे हरा सकता है। 10 राउंड होते होते साफ हो गया कि कौन किस पर भारी है। जैसे ही झाओ लिंजुन हवा में उछली, एक महिला सैनिक ने पूरी ताकत से उसकी कमर पर किक मारी। जुनजुन संभलकर शेन येजी ने चिल्लाकर कहा, अपनी सहेली को हवा में गिरते देख। येजी ने उसे थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि लुओ युनजेंग ने फुर्ती दिखाते हुए बीच में आकर झाओ लिंजुन को मजबूती से पकड़ लिया। उसने गोल घूमते हुए उस भारी झटके की रफ्तार को कम कर दिया। दूसरों की मदद करने के लिए 50 पॉइंट्स और मिले, लुओ युनजेंग ने मन में सोचा। तभी वाइस कैप्टन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि बाहर वाले तो बस तमाशा देख रहे थे, लेकिन असली एक्सपर्ट समझ गया था कि जो इंसान 100 किलो से ज्यादा वजन वाले शख्स को इतनी आसानी से पकड़कर झटका झेल ले, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। लुओ युनजेंग की बाहों में गोल गोल घूमती हुई झाओ लिंजुन को एकदम वैसी ही फीलिंग आई जैसे मार्शल आर्ट फिल्मों के हीरो के साथ होता है। उसे पहले लगता था कि ये सब बहुत फिल्मी और बनावटी है, लेकिन आज जब ये खुद उसके साथ हुआ तो उसका दिल धड़कने लगा और मन में अजीब सी हलचल होने लगी। चेहरे पर मजे लेने वाले भाव के साथ लुओ युनजेंग ने कहा, जब उन्होंने तुमसे मदद मांगने को कहा था तब तो तुम अकेले ही भिड़ गए थे, अब हवा निकल गई ना। झाओ लिंगजुन ने उसे एक घूर कर देखा और बोला, दफा हो जा, फालतू की बातें मत कर, दम है तो खुद आकर लड़ ले। तभी वहां मौजूद घबराए हुए छात्रों ने राहत की सांस ली। मां जी हाओ ने अफसोस जताते हुए कहा, पहला राउंड तो हम हार गए। वैसे लिंगजुन बहुत दमदार था, लेकिन स्पेशल फोर्सेस के जवान उससे कहीं ज्यादा काबिल निकले। अपने हाथ पीछे बांधकर लड़ने के बावजूद वो जीत गए। झांग ची ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। स्पेशल फोर्सेस आखिर स्पेशल फोर्सेस ही होती है। मान गए भाई, सच में बहुत खतरनाक है। वाइस कैप्टन ने अपनी टीम में शामिल करने के लालच में सबके सामने उसकी तारीफ की। झाओ लिंगजुन, तुम्हारी फुर्ती लाजवाब है। अगर तुम्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो शायद मेरे दुयम भी तुम्हें न हरा पाए। झाओ लिंगजुन ने पीछे मुड़कर कहा, जो हार है सो हार है कोच, मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हार मानता हूं। दोस्तों, क्या कोई और है जो मेरे साथ दूसरा राउंड लड़ना चाहता है? बेस्ट ऑफ 3 है, हमारे पास अभी भी मौका है। भीड़ में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई भी आगे नहीं आया।
सबको पता था कि सामने जाना मतलब सिर्फ मार खाना है, तो फालतू में अपनी पिटाई क्यों करवानी। फांग साइफेंग की नजरें सीधे लुओ युनजेंग पर जाकर टिक गईं। उसने चुनौती देते हुए कहा, लुओ युनजेंग, तुम तो झाओ लिंग जुन के सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? तुम तो लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हो, क्या हुआ, डर गए क्या? मुझे उकसाओ मत, मैं तो बस तुम्हारी इज्जत बचाने की सोच रहा था। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़ी सभी 30 महिला स्पेशल फोर्सेस के जवान उसे नफरत से देखने लगी। लीवाइस कैप्टन ने अपनी उंगली लुओ युनजेंग की तरफ दिखाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है, बाहर आओ। झाओ लिंग जुन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि मैं दिखावा कर रहा हूं, लेकिन क्या तुम खुद दिखावा नहीं कर रहे? लड़ाई कोई उठक बैठक करना नहीं है। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट्स की बुनियादी जानकारी नहीं है तो बेकार की बातें मत करो। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? कैसी शर्त? अगर मैं जीत गया तो इंस्ट्रक्टर आपको मुझे डैडी कहना पड़ेगा। अपनी बकवास बंद करो। झाओ लिंग जुन थोड़ा रुका और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अकेले इंस्ट्रक्टर के साथ मुकाबला करना चाहते हो? दरअसल मैंने ड्रैगन सबड्यूइंग 18 पाम्स की प्रैक्टिस की है। हाँ, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही मार्शल आर्ट्स वाली उपन्यासें पढ़ ली हैं। क्यों नहीं कहते कि तुमने यूनिवर्सल ग्रेट शिफ्ट भी सीख रखी है? तभी वाइस कैप्टन ली ने खांसते हुए कहा कि तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? मुकाबला करना है या नहीं? मुकाबला करेंगे। लो युनजेंग ने झाओ लिंगजुन के कान में धीरे से कहा, मैं पहले उनका ध्यान भटकाऊंगा और उनकी ताकत खत्म करूंगा। तुम सही मौके का इंतजार करना और फिर हमला करना। इतना कहकर लो युनजेंग आगे बढ़ा और बोला, इंस्ट्रक्टर आइए। सिर्फ तुम अकेले? क्या तुम और मदद के लिए किसी को नहीं बुलाओगे? एक काफी है। इंस्ट्रक्टर, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने हाथों और पैरों का पूरा इस्तेमाल करें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ओह, कितना घमंडी लड़का है, आ जाओ। मैं तुम्हें पहले हमला करने का मौका देता हूं। ठीक है। लो युनजेंग ने वहीं खड़े होकर एक मार्शल आर्ट्स वाली मुद्रा बनाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी फिल्मों के हीरो करते हैं। उसने दिखावे के लिए अपनी ताकत जुटानी शुरू की। माजी हाओ और जुओसी के बीच उसने मरना चुन लिया। शेन येजी अपनी हंसी दबाने के लिए मुंह छिपाकर बैठी रही और फुसफुसाई, अरे क्या तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो? स्पेशल फोर्स की महिला जवान ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि लुओ युनजेंग बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ लपका। उसने पहले हैंड हग रुलाई पाम का एक नकली मुंह दिखाकर उसे भ्रमित किया। महिला जवान कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक जोरदार आवाज आई। लुओ युनजेंग ने अपनी नियन हुआ तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी कलाई दबोच ली और एक हल्के से झटके के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। पूरा मैदान सन्न रह गया। मां जी हाओ ने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि उसे कोई मतिभ्रम हुआ है। झाओ लिंगजुन अपना सिर पकड़कर हैरान था। क्या इसे एक सेकंड में हरा दिया गया? लुओ युनजेंग उठा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर महिला जवान को उठाने की कोशिश की। महिला जवान के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह सोच रही थी, अभी क्या हुआ? क्या मैं हार गई? लुओ युनजेंग की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। हमला शुरू करने से लेकर उसे काबू करने तक उसे महज 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगा। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। उप कप्तान के चेहरे पर दहशत थी। उसने कहा, लीडर, हमारे आदमी को 1 सेकंड में धूल चटा दी गई। यह लड़का तो वाकई में बहुत खतरनाक है। फांग सेफेंग एक बार फिर लुओ युनजेंग से हैरान रह गई और यह हैरानी कल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा थी। इंस्ट्रक्टर और बाकी 29 स्पेशल फोर्स के जवान तो पूरी तरह दंग रह गए थे। तभी झांगची चिल्लाया, अरे भाई, जेंग भाई जीत गए। जेंग भाई ने पलक झपकते ही ट्रेनर को ढेर कर दिया। उसकी इस आवाज ने सबको होश में ला दिया। तालियों की गूंज से मैदान गूंज उठा। जेंग भाई, तुम तो छा गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े माहिर खिलाड़ी हो। यह कौन सी कुंगफू तकनीक है तुम्हारी? किसी ने ठीक से देखा तक नहीं। बधाई हो, हमारे वनवू यानी विद्या और बल के धुरंधर ने हमारे लिए एक बाजी पलट दी है। अध्याय ना इसे। धत तेरी की, ये कमीना इंसान कितना बेशर्म है। लुओ युनजेन, क्या तुमने सच में शाओलिन कुंगफू सीखा है? फैंग सेफेंग 3 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही थी। उसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, फ्री स्टाइल फाइटिंग, जैपनीज कुश्ती, चीना, सांडा, ताइची, विंग चुन, बाजी क्वान, शिंगी क्वान, थाई बॉक्सिंग, जीत कुंडू, कराटे, ताइक्वांडो, जूजित्सु और कुश्ती जैसी आधुनिक और पारंपरिक पूर्वी और पश्चिमी मार्शल्स में महारत हासिल थी। उसे शाओलिन कुंगफू की भी अच्छी खासी समझ थी, इसलिए वह तुरंत पहचान गई कि लुओ युनजेन ने शाओलिन तकनीक का इस्तेमाल किया है। लुओ युनजेन ने कहा, क्या यह बहुत अजीब है। मैं सेंट्रल प्लेन्स झोंगयुआन की रहने वाली हूं और मेरा घर शाओलिन मंदिर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बचपन में हर साल गर्मी की छुट्टियों में मेरे पापा मुझे वहां ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। लुओ युनजेन की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी छात्र हैरान रह गए। मां जिहाओ ने चकित होकर कहा, वाह भाई, जेन दीदी ने सच में शाओलिन मंदिर में ट्रेनिंग ली है।
झांगची का तो मुंह खुला का खुला रह गया। इसने तो अपनी प्रतिभा को बहुत गहराई में छिपा रखा था। हम रोज साथ रहते हैं, फिर भी हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी। चेनमो के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसका व्यक्तित्व इतना सभ्य और सौम्य है, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उसने कभी मार्शल आर्ट सीखा होगा। झाओ लिंगजुन पूरी तरह से स्तब्ध था। यह हरामी, इसने शाओलिन मार्शल आर्ट्स भी सीखा है? इसने आज तक कभी क्यों नहीं बताया? कॉलेज के पहले दिन जब क्लास मीटिंग में अपना परिचय दिया था, तब क्यों नहीं बताया? इतना लो प्रोफाइल रहने की क्या जरूरत थी? उसकी ये फुर्ती और ये दांव पेच तो मुझसे कहीं बेहतर है। हे भगवान, मैंने उसे झाड़ियों के पीछे ले जाकर पीटने की कोशिश की थी। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। अगर वह पलट कर जवाब देता तो मेरी जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। असल में वो तो मुझे हर बार मौका दे रहा था। इसी पल में शेन येजी की भावनाएं लुओ युनजेन के लिए पसंद से बढ़कर श्रद्धा में बदल गई। हे भगवान, मेरा रक्षक इतना शक्तिशाली है तो वास्तव में पढ़ाई और लड़ाई दोनों में माहिर निकला। लुओ युनजेन, पहला राउंड हमारी टीम जीता, दूसरा राउंड तुम जीते। अब आखिरी राउंड बचा है। इस बार मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। फांग सेफेंग को नौसेना मरीन कॉर्प्स में अजय माना जाता था। उसने जब से मार्शल आर्ट्स शुरू किया वह कभी नहीं हारा था। उसने एक बार फिर लुओ युनजेन की प्रतिस्पर्धा की भावना को जगा दिया। उसके साथ लड़ाई? लुओ युनजेन उसके साथ मुकाबला नहीं करना चाहता था। उसकी सोच वही थी जो कल तैराकी प्रतियोगिता में थी। अगर वह जीत गया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वह हार भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह हार गया तो सभी छात्रों की आज की ट्रेनिंग दोगुनी हो जाएगी। क्या डर गए? फांग सेफेंग ने उसे उकसाया। तभी डिप्टी कैप्टन ली आगे आए और बोले, फांग टीम लीडर, मुझे आने दो। तुम लॉन्गटेंग स्पेशल फोर्सेज के वॉर गॉड हो। एक नौसिखिया लड़के के लिए तुम्हें खुद आने की क्या जरूरत है? मैं उसे अभी खत्म कर देता हूं। लुओ युनजेन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, तो उसने कहा, मुझे मंजूर है, मैं ली इंस्ट्रक्टर के साथ मुकाबला करूंगा। लुओ युनजेन इस मौके का फायदा उठाकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन फांग सेफेंग ने साफ मना कर दिया। नहीं, मुझे इस छुपे हुए उस्ताद लुओ युनजेन के साथ ही मुकाबला करना है। तुम्हारी जो भी शर्त है मांग लो। शर्तें? ऐसा लगता है कि अब बचना मुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों ना अपनी शर्तें भी सामने रख दी जाएं। फांग इंस्ट्रक्टर, तुम जुआन हुआंग महिला कमांडो टीम की लीडर हो और हम बस आम लोग हैं। क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? अब बाजी और बड़ी होने वाली है। सुनो, अगर मैं लकी रहा और तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें हमारी सारी सजाएं और काटे गए नंबर वापस करने होंगे। मेरा मतलब है मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले दिन से लेकर अब तक की सारी सजाएं। साथ ही हमें 2 दिन की छुट्टी भी चाहिए। यह सुनते ही 103 छात्र खुशी से झूम उठे। फांग सेफेंग ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, और अगर तुम हार गए तो? रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हार और जीत के अलावा एक और नतीजा भी हो सकता है, वो है मैच ड्रॉ होना। मान लो अगर हमारा मुकाबला बराबरी पर छूटा तो तुम्हें बस कल से आज तक की हमारी सारी सजाएं रद्द करनी होंगी और हमें 1 दिन की छुट्टी देनी होगी। कैसा रहेगा? ठीक है, अब मेरी शर्तें सुनो। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी हर शर्त बिना किसी सवाल के माननी होगी। फांग सेफेंग मन ही मन लुओ युनजेंग को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी। लुओ युनजेंग ने सोचा कि वो बस उसे सजा देना चाहती है। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लुओ युनजेंग को लगा कि वो उसे बस सताना चाहती है। उसने कहा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। फांग सेफेंग ने इंस्ट्रक्टर से 3 HR पेपर मांगे और सबके सामने 3 समझौते साइन किए। इंस्ट्रक्टर ने गवाह के तौर पर एक कॉपी अपने पास रखी। एक कॉपी जुआन हुआंग महिला टीम के पास रही। फांग सेफेंग ने अपना चश्मा उतारा और अपनी गर्दन घुमाई। लुओ युनजेंग वहीं खड़ा रहा और उसने हाथ के इशारे से उसे पास आने को कहा। उसने कहा, तुम आगे आओ, अब देखते हैं तुम्हारा असली दम क्या है। शेन येजी और बाकी सभी स्टूडेंट्स बहुत घबराए हुए थे, लेकिन तभी उसने एक ऐसी हरकत की कि सबकी घबराहट हंसी में बदल गई। सब सोचने लगे कि क्या इसके अंदर शेन तेंग की आत्मा आ गई है। दूसरी तरफ फांग साइफेंग ने बिना देरी किए हमला शुरू कर दिया। वह सीधे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खतरनाक दांव पेच अपना रही थी। लू युनजेन बिल्कुल भी नहीं डरा और न ही उसने कोई बचाव किया। उसने सीधे शाओलिन लोहान फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसका मुकाबला किया। धड़ाधड़, पप पप पप। फांग साइफेंग के घूंसे बहुत ही सटीक और ताकतवर थे, लेकिन लू युनजेन बस उसे रोक रहा था। आखिर वो एक महिला थी। अगर कोई पुरुष होता तो वह अब तक उसे एक लात मारकर दूर फेंक चुका होता। अरे बाप रे! आखिरकार आज गुरुजी का असली जलवा देखने को मिल ही गया। भाई, ये तो सच में कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यह तो किसी एक्शन फिल्म से भी कहीं ज्यादा मजेदार है। बिल्कुल सही कहा, फिल्मों में सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन यह तो असली लड़ाई है भाई। युनजेन वाकई में बहुत ताकतवर है। उसने फांग इंस्ट्रक्टर के साथ इतने सारे दांव खेल लिए। शेन येजी डर के मारे अपनी हथेलियां रगड़ने लगी। झाओ लिंगजुन बिना पलक झपकाए बस उसे ही देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, धत तेरे की,
इस बंदे के लड़ने का तरीका तो मुझसे भी कहीं ज्यादा जबरदस्त है। अगर आज मैं इसकी जगह होता तो अब तक हार चुका होता। वहां मौजूद इंस्ट्रक्टर, डिप्टी कैप्टन और बाकी 30 स्पेशल फोर्स के जवान भी यह देखकर हैरान थे। पूरी नेवी की स्पेशल टीम में ऐसे सिर्फ 3 ही लोग हैं जो फांग साइफिंग के इतने हमलों का सामना कर सकते हैं। एक खुद डिप्टी कैप्टन, दूसरा लॉन्ग टेंग स्पेशल फोर्स का सबसे बेहतरीन सैनिक और तीसरा ये लू युनजेन। अचानक फांग साइफिंग ने अपनी चाल बदली। कभी वो चिन्ना का इस्तेमाल करती तो कभी विंग चुन और कभी जीत कुन डू के दांव। लेकिन लू युनजेन हर हमले का जवाब बखूबी दे रहा था। 33 रूट गॉडफिस्ट, द पावरफुल वज्र हैंड और शाओलिन की 13 पकड़, दोनों के बीच मुकाबला इतना जबरदस्त है कि कोई किसी से कम नहीं। मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है क्योंकि मैंने भी शाओलिन मार्शल आर्ट सीखी है, लेकिन ये जो चालें इस्तेमाल कर रहा है वो मेरी सीखी हुई तकनीकों से बिल्कुल अलग है। इनकी प्रैक्टिकल फाइटिंग एबिलिटी तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से भी ज्यादा खतरनाक है। फेंग साइफेंग को अपने जीवन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों के बीच 10-15 मिनट से लगातार टक्कर चल रही है, लेकिन नतीजा अभी भी साफ नहीं है। स्टूडेंट्स और स्पेशल फोर्स के जवान पीछे हटते जा रहे हैं ताकि उन दोनों को लड़ने के लिए पूरी जगह मिल सके। तभी फेंग साइफेंग के मन में ख्याल आया, क्या यह लड़का जीतने के मूड में ही नहीं है? क्या यह मुझे जानबूझकर मौका दे रहा है? फेंग साइफेंग को यह एहसास होते ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, लुओ युनजेंग, अपनी असली ताकत दिखाओ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। लुओ युनजेंग ने जवाब दिया, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं? खैर, शुक्रिया जो तुमने मुझे इतना काबिल समझा। ऐसा कहकर लुओ युनजेंग ने थकने का नाटक किया। फेंग साइफेंग ने अपने हमलों की रफ्तार और बढ़ा दी। वो लगातार स्पेशल फोर्सेज के घातक मूव्स का इस्तेमाल कर रही थी, जैसे किक मारना, ब्लॉक करना और घुटनों व कोहनियों से प्रहार करना। ये सब नीचे के अंगों पर किए जाने वाले वार थे जो असल लड़ाई में बहुत कारगर होते हैं। लेकिन लुओ युनजेंग ने इन सबको बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया। फिर लुओ युनजेंग ने पलटवार करते हुए ड्रैगन क्लॉ तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि किसी की भी आंखें चकरा जाएं। अचानक लुओ युनजेंग के दोनों हाथ ढीले पड़ गए। तभी फेंग साइफेंग चिल्लाई, लुओ युनजेंग। लुओ युनजेंग ने नीचे देखा और शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह शर्म से लाल हुआ था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? मां जी हाओ, झांगची, चेनमो और बाकी लोग कुछ साफ नहीं देख पाए, लेकिन झाओ लिंगा जून ने सब कुछ साफ साफ देख लिया था। उसने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाई, धत तेरे की, नीच इंसान, कितनी बेशर्मी है। शेन ये जी ने हैरानी से पूछा, जून जून दीदी अभी क्या हुआ? उसने कहा, ज्यादा मत पूछो, ये बच्चों के देखने लायक नहीं है। शेन ये जी पूरी तरह उलझन में थी। फांग साइफेंग ने लुओ युनजेन की तरफ इशारा किया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फांग साइफेंग ने फिर से हमला कर दिया। इंस्ट्रक्टर और डिप्टी कैप्टन ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट साझा की। दोनों को समझ आ गया था कि लुओ युनजेन जीतने के इरादे से नहीं लड़ रहा है। आधे घंटे बाद मां जी हाओ और बाकी ट्रेनीज के पैर सुन्न हो गए तो वे जमीन पर बैठकर लड़ाई देखने लगे। इंस्ट्रक्टर अपनी कला सुधारने में इतने मशगूल थे कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। 1 घंटे बाद इंस्ट्रक्टर भी जमीन पर उखड़ बैठ गए। इंस्ट्रक्टर और डिप्टी कैप्टन ने फोल्डिंग कुर्सियां ली और छांव में जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, सुनो फांग टीम लीडर, तुम लोग कब तक लड़ोगे? क्या सुबह का कॉम्बैट ट्रेनिंग सेशन नहीं करना है? क्या तुम दोनों थकते नहीं हो? मैं तो देखते देखते थक गया हूं। क्या इसे यहीं खत्म नहीं कर सकते? तुम दोनों बराबरी पर हो, इसे ड्रॉ मान लो, कैसा रहेगा? महिला सैनिक भी आकर उन्हें समझाने लगी। नहीं, मुझे इस छोटे से कमीने को सबक सिखाना ही है। फांग साइफेंग की ताकत काफी खर्च हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मान रही थी। लुओ युनजेन बस थोड़ा सा थका हुआ था। उसने कहा, इंस्ट्रक्टर, मैंने वाकई जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। राव ना हो, अब नाटक बंद करो। फेंग साइफेंग लगातार दोपहर तक लुओ युनजेंग से लड़ती रही। आखिरकार उसकी शारीरिक ताकत खत्म हो गई और वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर जोर जोर से हांफने लगी। लुओ युनजेंग ने भी उसे देखकर अपनी लड़ाई रोक दी। इंस्ट्रक्टर ने घोषणा की कि मैं घोषित करता हूं कि यह मुकाबला यहीं समाप्त होता है। दोनों के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। इंस्ट्रक्टर को अच्छी तरह पता था कि लुओ युनजेंग जानबूझकर फेंग साइफेंग को मौका दे रहा था। वे दोनों चाहे रात तक लड़ते रहते, नतीजा नहीं निकलता जब तक कि कोई खुद हार न मान लेता। जाहिर है दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। पहले के समझौते के अनुसार कल और आज सुबह हमें जो सजा मिली थी और जो पॉइंट्स काटे गए थे, क्या वे सब अब खत्म हो गए? बिल्कुल। और हमें 1 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। हाँ, ओ ये हमारे भाई लुओ युनजेंग का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए यह सुविधा जुटाई। मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई, तुम वाकई कमाल हो। तुम फेंग इंस्ट्रक्टर के साथ बराबरी पर रहे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
इंस्ट्रक्टर ने ताली बजाई और कहा, मैं घोषणा करता हूं कि सभी छात्रों की कल और आज की सभी सजाएं और कटे हुए पॉइंट्स रद्द किए जाते हैं। इसके अलावा आज की छुट्टी और दोपहर का समय सभी के लिए फ्री है। जाओ लंच कर लो। वाह भाई लुओ, आप महान हैं, हमें अपना छोटा भाई बना लीजिए। लड़कों का एक झुंड लुओ युनजेंग की तरफ दौड़ा, उसके हाथ पैर पकड़कर हवा में उछालने लगा। टिंग 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 टिंग। दूसरों की मदद करने के लिए 26 पॉइंट्स मिले, फिर 50 और 4 40 पॉइंट्स मिले। अध्याय 40? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे महिला स्पेशल फोर्स में शामिल होना है। ओ, इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। कुल मिलाकर 103 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से सबसे ज्यादा 66 पॉइंट्स और कम से कम 10 पॉइंट्स तो सभी के खाते में आए। कुल कमाई 3200 पॉइंट्स के पार पहुंच गई और पिछले 2 दिनों में दूसरों की मदद करने से मिले पॉइंट्स को मिलाकर सिस्टम का बैलेंस अब 3800 हो गया है। मालामाल हो गए, सच में मालामाल। अब तो 10,000 पॉइंट्स का लक्ष्य भी दूर नहीं है। छात्रों ने खुशी के मारे लुओ युनझेंग को एक के बाद एक हवा में उछालना शुरू कर दिया। इस पल में छात्रों के दिलों में लुओ युनझेंग का मान सम्मान आसमान छू रहा था। शेन येजी हवा में उछलते लुओ युनझेंग को निहार रही थी। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान किसी आड़ू के फूल की तरह खूबसूरत लग रही थी। वह दिल से लुओ युनझेंग की सफलता पर खुश थी। दूसरी तरफ झाओ लिंगजुन मन ही मन बड़बड़ाया। शुक्र है कि इस बंदे ने क्लास मॉनिटर के लिए मुकाबला नहीं किया, वरना मेरा तो कोई चांस ही नहीं बचता। धत तेरे की, यह तो छिपा रुस्तम निकला। सच में इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। झाओ लिंगजुन के मन में लुओ युनझेंग के लिए नफरत और प्यार दोनों का मिला जुला एहसास था। वह एक खुले मिजाज का इंसान है और उसे यकीन हो गया था कि उसे लुओ युनझेंग से प्यार हो गया है। अगर शेन येजी बीच में नहीं होती तो वह पक्का सबके सामने लुओ युनझेंग की ठुड्डी पकड़कर कहता, ए छोरे, यह दादी तुझ पर फिदा हो गई है, आज से हम दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। लेकिन अफसोस, शेन येजी की दादी ने लुओ युनझेंग को जो ताइजी पेंडेंट दिया था वह उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया था। साथ ही वह साफ देख सकता था कि शेन येजी भी लुओ युनझेंग को पसंद करती है। अपनी सहेली को चोट पहुंचाने का काम वह सपने में भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपनी इन भावनाओं को फिलहाल अपने दिल की गहराइयों में ही दबाए रखने पर मजबूर था। वहीं दूसरी ओर फांग सेफेंग बदहवास होकर जमीन पर बैठी थी। उसके माथे, चेहरे और हाथों पर धूल की एक परत जम चुकी थी। पूरी सुबह की मशक्कत के बाद पसीना सूख चुका था। एक महिला ट्रेनी उसके पास आई, उसे एनर्जी ड्रिंक पिलाई और थकान मिटाने के लिए उसके पैरों और कंधों को दबाने लगी। अपनी चारों तरफ शिष्यों की भीड़ और उनकी तारीफें देख रही फांग जियाओफेंग का स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। बाहर से देखने पर भले ही मुकाबला बराबरी का लग रहा था, लेकिन वह अंदर से जानती थी कि वह बुरी तरह हार चुकी है। हार की निराशा के साथ साथ उसके मन में एक और गुस्सा भी धधक रहा था। लुओ युनझेंग ने सबके सामने उसके साथ जो बदतमीजी की थी, उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी। यह बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर यह बात बाहर फैली तो वो किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। पहले तो उसने जाकर नहाया, फिर अकेले हॉस्टल के कमरे में लेटे लेटे अंदर ही अंदर कुड़ती रही। एक पल बर्दाश्त करने की सोचती हूं तो गुस्सा और बढ़ जाता है। एक कदम पीछे हटने की सोचती हूं तो लगता है कि मेरा ही नुकसान हुआ है। गुस्से में आकर उसने अपने कपड़े बदले और सीधे कैंटीन की तरफ चल दी, जहां लुओ युनझेंग बैठा था। लुओ युनझेंग, बाहर आओ, उसने चिल्लाकर कहा। वहां मौजूद सभी ट्रेनी लुओ युनझेंग को घेर कर बैठे थे और चाय के प्यालों से उसे धन्यवाद और सम्मान दे रहे थे। अचानक सन्नाटा छा गया और सब एक साथ फांग इंस्ट्रक्टर की तरफ देखने लगे। क्या है? लुओ युनझेंग के हाथ में एक बन ब्रेड था। उसे देखकर लगा कि फांग जियाओफेंग किसी बुरे इरादे से आई है। फांग जियाओफेंग ने कड़कती आवाज में कहा, ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हें बाहर आने के लिए कहा है तो बाहर आओ। लुओ युनझेंग ने मजे से अपने बन का एक टुकड़ा खाया, दूसरा हाथ में लिया और उठकर बाहर निकल गया। अरे, शेन येजी को लगा कि कहीं इंस्ट्रक्टर बाद में उससे बदला न ले ले, इसलिए वह घबराकर उसके पीछे जाने लगी। लेकिन वाइस कैप्टन ने उसे टोक दिया, रुको, लुओ युनझेंग को छोड़कर बाकी सब अपनी जगह बैठो और खाना खाओ। सब वापस अपनी जगह बैठ गए। इंस्ट्रक्टर ने खिड़की से बाहर देखा तो फांग जियाओफेंग गुस्से में लुओ युनझेंग को अपने साथ समुद्र किनारे ले जा रही थी। हमारी महिला वॉर गॉड का सामना आज सबसे तगड़े दुश्मन से हो गया है। कोच, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपको अपना आधा स्टीम बंस देता हूं। लुओ युनझेंग ने फांग सेफेंग को एक बंस पकड़ाया। भागो यहां से। एक जोरदार आवाज के साथ फांग सेफेंग ने बंस को जमीन पर गिरा दिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? स्पेशल फोर्सेस की कैप्टन होकर आप खाने की बर्बादी कैसे कर सकती हैं? लुओ युनझेंग ने नीचे झुककर बंस उठाया, उसे अपनी पैंट पर रगड़कर धूल साफ की, फूंक मारी और एक ही बार में आधा खा गया। फांग सेफेंग ने उसे खींचकर समुद्र के किनारे पहुंचाया और उसका कॉलर पकड़कर बोली, जानते हो मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आई हूं? एक महिला स्पेशल फोर्सेस की हेड होकर भी तुम मेरे जैसे एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट के साथ बराबरी पर रही, तो बस अपनी हार न मान पाने की वजह से मुझे यहां लाई हो ना?
बकवास बंद करो। क्या मैं इतनी छोटी सोच की हूं? मुझे पता है तुमने मुझे जिताने के लिए जानबूझकर ढील दी थी। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुमने शुरुआत से ही जीतने का इरादा नहीं किया था। तुमने मुझे क्यों जीतने दिया? तुमने मुझे जानबूझकर ढील दी। तुम अपनी गलती मान नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? कल तैराकी के मुकाबले में मुझे जीतवाया और आज फिर से मुझे जिता दिया। क्या तुम इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि मेरी बेइज्जती ना हो? मैं तो एक साधारण इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर बदले में मुझे सिर्फ डांट मिली। ठीक है, अब और नाटक नहीं करता। मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूं। मैंने सच मान लिया है। बेवकूफ। अरे कोच, आप मुझे गाली क्यों दे रही हैं? मैं गाली दे रही हूं तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें पीटना भी चाहती हूं। चलो कोशिश कर लो। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। कसम से मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। क्या इतनी जल्दी हार मान ली? किसी के आगे हार जाना डरावना नहीं है। डरावना तो तब होता है जब इंसान अंदर से ही टूट जाए। बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका सपोर्ट ही मुझे और मजेदार वीडियोस बनाने की ताकत देता है। फिर मिलते हैं अगली खौस भरी वीडियो में।